हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विद स्टार 2021। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं हमारे बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। सो रियल एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 से पहले वाले सारे एग्जाम्पल्स। 9 एग्जाम्पल्स हैं और इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और इनके साथ ही हमारा फिर चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर 1 है ना, यही थोड़ा लेंथी था, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया। बाद वाले चैप्टर्स अगर आप देखोगे ना, बहुत छोटे छोटे हैं, तो सिलेबस की टेंशन मत करना, जल्दी हो जाएगा। बस जो हम कर रहे हैं वो साथ साथ अच्छे से करते रहना। देखो एग्जाम्पल 1 में क्या कहा। देखो डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से जो इसका कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ को हम समझेंगे। कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। फिर भी अगर रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो आपको ये प्रूव करना है कि जो साइन एक्स बाय एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी ना, पाई/4 से लेके पाई/3 तक, वो √3/8 एंड √2/6 इनके बीच में रहेगी। अब देखो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स बाय एक्स है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यानी इस इंटरवल के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स बाय एक्स है। फंक्शन यही है ना। और एक्स कहाँ से लेंगे, जहाँ से जहाँ तक इंटीग्रेशन है वो इंटरवल। अब देखो पहला काम हमारा क्या है, हमें ये दिखाना कि क्या हम इंटीग्रेशन निकालने के लायक हैं या नहीं। यानी क्या ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेबल है या नहीं, या फिर आप कह सकते हो क्या ये फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है या नहीं। ठीक है ना। यानी एफ को आपको क्या दिखाना है कि ये रिमान इंटीग्रेबल है, यानी क्या हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं या नहीं। उसके बाद ही हम निकालेंगे ना। पहले हम ये देखेंगे कि क्या हम निकाल सकते हैं। उसके लिए देखो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। ये होगा, किससे निकाला है इसने, ये क्वोशिएंट रूल से निकाला है। नीचे से उसका स्क्वायर हो जाता है, फिर फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस फिर एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स एज इट इज़। फिर इसने कॉमन ले लिया। अब एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू टेंजेंट एक्स से हमेशा ही कम होती है जब हम एक्स इसके अंदर से लेंगे, ये रिजल्ट है। देखो वैसे भी करके देख लो, जब आप पाई/4 पे निकालो टेंजेंट पाई/4 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ आएगा पाई/4, तो पाई/4 तो ऑब्वियसली कम है ना 1 से। फिर टेंजेंट पाई/3 यानी टेंजेंट 60 निकालो, टेंजेंट 60 क्या होता है, √3, तो वो ऑब्वियसली बड़ा है पाई/3 से। यानी उस x की वैल्यू टेंजेंट की वैल्यू से हमेशा छोटी होती है जब हम x इस दोनों के बीच में लेते हैं या फिर ये लेते हैं, यानी क्लोज इंटरवल पाई/4 पाई/3 लेते हैं ना, तो ये चीज़ हमेशा लेस होती है। अब एक बात बताओ, छोटी चीज़ में से बड़ी चीज़ माइनस करोगे तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी ना। तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इस इंटरवल के अंदर ये चीज़ बच गई, ये नेगेटिव है, तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी इसकी वजह से। सो एफ डैश एक्स क्या आ गया, नेगेटिव। यानी उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है उस इंटरवल पे। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता तो हम क्या कहते हैं, एफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है उस इंटरवल के ऊपर। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है। तो हमने एक थ्योरम की थी, वो क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, वो ये था कि एफ अगर मोनोटोनिक है, यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है और बाउंडेड हो, तो इसका मतलब क्या है, वो इंटीग्रेबल हो जाता है उस इंटरवल के ऊपर। ठीक है, बाउंडेड तो वो है ही है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू जो है, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा ही -1 और 1 के बीच में ही कुछ ना कुछ आएगी ना, तो इसीलिए बाउंडेड है, ये ऑब्वियसली बाउंडेड है। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये चीज़ हमने यहाँ से दिखाई है। सो इसीलिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा इसके ऊपर और बाउंडेड होगा, सो एफ रिमान इंटीग्रेबल हो गया। यानी हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अब इंटीग्रेशन निकाल सकते हो तो सबसे पहले आप निकालो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, फिर आप निकालो इसका लीस्ट अपर बाउंड। देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड जब हम निकालते हैं, आपको पता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं, लोअर बाउंड चाहिए ना आपको, यानी उस फंक्शन के अंदर इसकी जो लोअर वाली वैल्यू है पाई/4, ये पुट करोगे आप। सॉरी, ये मोनोटोनिकली, हाँ वैसे तो यही होता है, लेकिन ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। यानी जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इस फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो
छोटी वैल्यू किस पे मिलेगी, बड़ी वैल्यू के। जब x बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी, और जब x छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी। अब छोटी वैल्यू पे छोटी वैल्यू कब मिलेगी, जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता। लेकिन ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लोअर बाउंड मिलेगा बड़ी वाली वैल्यू पे और अपर बाउंड मिलेगा छोटी वाली वैल्यू पे। ठीक है, तो π/3 यानी 60 बड़ा है एंड π/4 45 ये छोटा है। तो बड़ी वाली वैल्यू पे मिलेगा आपको लोअर बाउंड और छोटी वाली वैल्यू पे आपको मिलेगा अपर बाउंड। सो f(π/3) ये आ जाएगा, f(π/4) ये आ जाएगा। वैल्यू रख देंगे हम, f(x) क्या था, sin x/x। अब ये रिजल्ट हमें पता है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू, यानी ये किसके बीच में होता है, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए और कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। ए क्या है, लोअर लिमिट, बी क्या है, अपर लिमिट। क्या है ये, π/4, ये क्या है, π/3। स्मॉल m क्या आया, ये वाली वैल्यू, कैपिटल M क्या है, ये वाली वैल्यू। सारी चीज़ों की वैल्यू आपने पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्या किया है, बहुत अच्छे से हमें समझ आ गया है। सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा, उसका डेरिवेटिव निकाला। उससे हमें क्या पता चला, वो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड भी है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हमें यहाँ से पता चल गया। बाउंडेड तो आप देखते ही बता सकते हो, sin x/x इस इंटरवल के अंदर बाउंडेड होगा ही होगा। इन्फिनिटी तो वैल्यू आ ही नहीं सकती इसकी। ठीक है ना, तो देखो अब f क्या होगा, रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा π/4 π/3 पे। अब इंटीग्रेबल हो गया तो पहले लोअर बाउंड निकालो, फिर अपर बाउंड निकालो, फिर आप क्या करो, आपको पता है इसकी वैल्यू इनके बीच में होती है तो वैल्यूज रखो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक चीज़ और मुझे लगता है कि ये और बता देनी चाहिए कि आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि इस इंटरवल के अंदर तो ज़ीरो भी आएगा, और जब आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करोगे तो इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो ये बाउंडेड कैसे हुआ, देखो जब x ज़ीरो को टेंड करता है ना, तो ऊपर भी तो sin x है, नीचे x है, तो sin 0 0 0/0 फॉर्म आ जाएगी। फिर हम एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे, यानी ऊपर पे डेरिवेटिव नीचे पे डेरिवेटिव। ऊपर क्या आ जाएगा, cos x, नीचे आ जाएगा 1। फिर आप x को 0 पुट करोगे, cos 0 1, यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी जब x 0 होगा। तो इसकी वैल्यू कहीं भी अनबाउंडेड नहीं होगी इस फंक्शन की, तो ये बाउंडेड भी होगा और मोनोटोनिक भी होगा, तो इंटीग्रेबल हो जाएगा और फिर हम इसे प्रूव कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आपको इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। अब वही बात है, पहले फंक्शन लिखिए। अब ये फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उस e की पावर है x²। तो हमें ऑब्वियसली हमें पता है ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, तो कहीं ना कहीं से तो हम स्टार्टिंग करेंगे। अब x कहाँ से ले रहे हो आप, 0 1 इंटरवल से ले रहे हो, यानी x की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 ऐसा होगा। इनके और इनके बीच में होगी, इक्वल भी हो सकती है। फिर आपने क्या किया, e की पावर्स में लिख दिया हर साइड को, तो e की पावर 0, e की पावर x² एंड e की पावर 1। पहले इसने स्क्वायर किया है तो इससे क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू 1। फिर एक्सपोनेंशियल कर दिया इसने, ये 1 हो गया, ये e हो गया, ये एज इट इज़ है ही है। यानी इस फंक्शन की वैल्यू 1 और e के बीच में है, लेकिन आपको फंक्शन नहीं चाहिए, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो आप तीनों साइड इंटीग्रेशन ले लोगे, 0 से लेके 1। सो 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। इसका इंटीग्रेशन x हो गया, 0 से 1 लिमिट हुआ तो 1 आ गया। इसका इंटीग्रेशन x आ गया, 0 से 1 लिमिट पुट की तो 1 आ गया, 1 इंटू ई आ गया। सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके और इसके बीच में होगी, इक्वल भी हो सकती है, यही आपको प्रूव करना था। थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल में इसने कहा कि आपको फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करके और इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। अब फंडामेंटल थ्योरम कौन सी थी, ये वाली थी ना फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस की। फंडामेंटल थ्योरम मतलब ये वाली, वो क्या कहती थी कि अगर f इंटीग्रेबल है और कैपिटल F स्मॉल f का प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब क्या, अगर हम कैपिटल F का डेरिवेटिव निकालें तो वो स्मॉल f के इक्वल आए, यानी कैपिटल F'(x) इज इक्वल टू स्मॉल f(x). अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप फंडामेंटल थ्योरम लगा सकते हो, और वो क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम कि a से b तक का इंटीग्रेशन f dx का विल बी इक्वल टू कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a। यानी इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले आप ये बताओगे कि आप फंडामेंटल थ्योरम लगा सकते हो, यानी f इंटीग्रेबल है और कैपिटल F प्रिमिटिव है स्मॉल f का, फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप जैसे फंडामेंटल थ्योरम तो ये कहती है तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू इससे निकाल लो, यहाँ पे 0 यहाँ π/3 पुट कर दो, f की जगह cos x आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ 0, यानी
कैपिटल एफ ऑफ पाई बाय 3 और माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0। अब कैपिटल एफ क्या है, साइन एक्स आएगा, ठीक है। और फिर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, यानी पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप फंडामेंटल थ्योरम को लगा सकते हो। तो देखो, सबसे पहली बात तो फंक्शन कोस एक्स है। अब फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर कोस एक्स जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। आपको इनकी कर्व भी पता है, इस टाइप से कर्व्स आती हैं तो वो कॉन्टिन्यूस कर्व्स आती हैं, साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, इन सब की तो कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन कोई भी है वो हमेशा आर इंटीग्रेबल होता है उस इंटरवल के ऊपर, ये हम थ्योरम कर चुके हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या प्रूव करनी है कि कैपिटल एफ स्मॉल एफ का क्या है, प्रिमिटिव है, यानी कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। अब देखो, कैपिटल एफ ऑफ एक्स अगर आप साइन एक्स मान लेते हो तो कैपिटल एफ डैश एक्स क्या होगा, कोस एक्स, और स्मॉल एफ ऑफ एक्स भी तो क्या है, कोस एक्स, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स अगर हम मान लें कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स। तो अब हमें पता चल गया कि इन कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है जब कैपिटल एफ ऑफ एक्स हम साइन एक्स लेके चलते हैं। तो अब आप फंडामेंटल थ्योरम को लगा सकते हो बाय टेकिंग कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। फंडामेंटल थ्योरम मैंने आपको भी बताई थी, क्या कहती है, ए से बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एफ ऑफ पाई बाय 3 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0। अब एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, सो साइन पाई बाय 3 माइनस साइन ऑफ 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3/2। इस टाइप से आपने इसको निकालना है, क्योंकि इसने कहा है कि यूज़ फंडामेंटल थ्योरम, तो इसीलिए हमने इसको इस टाइप से किया। अब देखो, आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करके आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। अब बिल्कुल ध्यान से सोचना, अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करते हैं जो सिंगल फंक्शन वाली थी, यानी इसका, दिस वन, तो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि इस फंक्शन को हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन एक्स बाय 1 + x²। लेकिन इसकी बजाय जो इसके ऊपर ही हमने लिखी हुई है जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, अगर हम इसका यूज़ करें, वो ये कहती है कि इन दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ये आएगी। तो अगर हम इसका यूज़ करें तो थोड़ा इजी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दो फंक्शन हैं इसके अंदर एफ और जी। तो एक को हम मान लेंगे साइन एक्स और दूसरे को हम मान लेंगे 1/x²। तो इसलिए हम प्योर मीन वैल्यू थ्योरम ना लगा के हम कौन से लगाएंगे, जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। अब नाम तो उसका भी मीन वैल्यू थ्योरम है ना, तो हमने दो फंक्शंस वाली लगाई, एफ ऑफ एक्स को माना साइन एक्स, जी एक्स को माना हमने 1 + x²। तो मीन वैल्यू थ्योरम लगाने से पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मीन वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशंस है ना उनको सेटिस्फाई करता है। तो वो क्या कहती है, दोनों इंटीग्रेबल होने चाहिए एफ और जी, और जी कीप्स द सेम साइन ओवर ए बी, यानी पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा जी की वैल्यू, तो एक लैम्डा एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये चीज़ होल्ड करेगी। यानी इन दोनों को इंटीग्रेबल, और ये दिखाना है कि जी कीप्स द सेम साइन। देखो, इंटीग्रेबल कैसे होंगे ये तो हमें पता है, साइन एक्स क्या है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, 1/1 + x² ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, इस इंटरवल की बात हो रही है, तो कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेबल हो जाएगा। दूसरा, जी ऑफ एक्स क्या है, 1/1 + x², तो बिल्कुल एंड पॉइंट्स रख के देख लो, 0 पुट करोगे तो 1 आ गया, 1 पुट करोगे तो 1/2 आया, क्या कहीं नेगेटिव वैल्यू आई, जब फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, और तो बीच में भी कोई भी वैल्यू रख लो, x² है यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, चाहे रैशनल आए कुछ भी आए, तो सेम साइन रख रही है, पॉजिटिव साइन रख रहा है जी ऑफ एक्स, इसलिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम लगा सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को, यानी ये चीज़ होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लैम्डा है, लेकिन उसकी करोलरी में लैम्डा की जगह इसने एफ ऑफ सी लिखा हुआ है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। सिर्फ हमने क्या कहा कि लैम्डा की बजाय हम एफ ऑफ सी रख रहे हैं सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू लैम्डा। तो कहने का मतलब है इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। तो बस वही है, वैल्यूज़ रख दो, एफ जी है यहाँ पे तो आपने वैल्यू रखी, इज इक्वल टू एफ ऑफ सी है एज इज रखा। अब ए से बी यानी 0 से 1 जी डी एक्स, जी क्या है 1/1 + x²। अब आप क्या करो, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स क्या है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, साइन सी। इसका आपने इंटीग्रेशन करना है, टेंजेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा, 0 से 1 तक लिमिट हो जाएंगी इसकी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। फिर आप पुट करोगे, टेंजेंट इनवर्स 1 होता है π/4 और टेंजेंट इनवर्स 0 होता है 0, तो π/4 इंटू साइन सी, ये हमारा आंसर आ गया। सी जहाँ पे 0 और 1 के बीच में है, क्यों, क्योंकि साइन सी यानी यहाँ जो एंगल है
जो x है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, क्लोज इंटरवल 0-1 से। सो यानी c 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अब देखिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब देखो साइन एक्स इंक्रीज होता है 0-1 में, कैसे पता चला, साइन 0 रखो, साइन 0 0 और 1 रखो साइन 1, उसकी वैल्यू बड़ी होती है, बीच में कोई और वैल्यू रखो उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि साइन एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इसके अंदर एक्स की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे साइन एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी साइन 0 इज़ लेस देन इक्वल टू साइन c इज़ लेस देन इक्वल टू साइन 1। यानी सबसे छोटे पॉइंट पे, सबसे बड़े पॉइंट पे और c है इनके बीच में किसी और पॉइंट पे। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये सबसे छोटा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये चीज़ हमने क्यों की, क्योंकि देखो अब साइन c की वैल्यू इसके और इसके बीच में आई है, तो आप क्या करो, इसकी हर साइड π/4 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल ध्यान से समझना। तो ये तो 0 रहेगा, इज़ लेस देन इक्वल टू π/4 साइन c हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू π/4 साइन 1 हो जाएगा। अब π/4 साइन c की वैल्यू तो ये है, तो उसकी जगह हमने ये रख दिया, इज़ लेस देन इक्वल टू π/4 साइन 1। इस टाइप से हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 आ गया। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, फिफ्थ में आपको ये प्रूव करना है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही हम इसको करेंगे। आप दो फंक्शन की प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लेके चलोगे। एफ ऑफ एक्स आप मानोगे साइन π/, कोई भी मान लो, एफ ऑफ एक्स इसने माना है 1 + x², 1/1 + x², और जी ऑफ एक्स इसने माना है साइन πx। अब दोनों ही कॉन्टिन्यूस हैं, और आपको दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है कि जी ऑफ एक्स जो है वो सेम साइन रखता है। अब साइन की वैल्यूज़ हैं, आपको पता है 0-1 इंटरवल के अंदर जब हम x की वैल्यू कुछ भी लें तो साइन की वैल्यू, साइन πx की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ सकती है। सो सेम साइन रख रही है, नेगेटिव कहीं भी नहीं आ रहा, या तो 0 आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हम मीन वैल्यू थ्योरम को लगा सकते हैं। इसमें हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे लैम्डा वाली, ये वाली, यानी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एफ ऑफ सी लिया था, यहाँ हम लैम्डा लेंगे। अब वही है, वैल्यू पुट की हमने, 2 λ/π आ गया। अब देखो इतना तो आ गया। अब f इज कॉन्टिन्यूस, f कॉन्टिन्यूस है तो इट टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड्स 1/2 and 1। एक बात बताओ, f हमारा क्या था, 1/1 + x² था। अब 0-1 इंटरवल के अंदर इसकी बाउंड्स क्या होंगी। सबसे पहली बात, इसके छोटे से छोटा पॉइंट कौन सा है, 0, तो 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, और जब आप 1 वैल्यू पुट करोगे, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है जो, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। यानी इसकी बाउंड्स कौन सी हो गई, लोअर बाउंड हो गया इसका 1/2, अपर बाउंड हो गया इसका 1। यानी छोटी से छोटी वैल्यू 1/2 आ सकती है, बड़ी से बड़ी 1 आ सकती है। अब f कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस मतलब 1/2 और 1, ये तो 1/2 तो छोटी से छोटी वैल्यू है, 1 बड़ी से बड़ी वैल्यू है। तो इन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आएंगी किसी ना किसी वैल्यू के लिए, किसी ना किसी x की वैल्यू के लिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उनके बीच की सारी वैल्यूज़ को कंटेन करेगा। रीज़न क्या है, f कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई भी पॉइंट वो छोड़ नहीं रहा है, तो इट टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड्स। अब लैम्डा इनके बीच में ही कोई ना कोई एलिमेंट है, तो कोई ना कोई c एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ सी लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 से आप लैम्डा की जगह क्या पुट कर सकते हो, एफ ऑफ सी। देखो इसी को आप डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आप एफ ऑफ सी ले लेते, यहाँ एफ ऑफ सी आ जाता, तो डायरेक्टली एफ ऑफ सी की वैल्यू ये चीज़ इज इक्वल टू 2 × एफ ऑफ सी बाय पाई आ जाता। उसको भी गलत नहीं कह सकते। फोर्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल अलग अलग वे से इसने करके दिखाए हुए हैं। यानी लैम्डा लेके फिर आप ये चीज़ लिख लो, या फिर डायरेक्टली ही आप लैम्डा की जगह एफ ऑफ सी ले लो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब वही चीज़ है, अब इसने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली यहाँ से, यानी लैम्डा की बोलो या एफ ऑफ सी की वैल्यू बोलो, वो निकाल लोगे तो क्या आएगा, पाई और 2, π/2, और ये इंटीग्रल उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अब c की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में है, और f डिक्रीजिंग है 0-1 पे। कैसे पता चला, जब हमने 0 पुट किया एफ ऑफ एक्स में तो वैल्यू 1 आई, यानी छोटी वैल्यू पुट करने पे हमें अपर बाउंड मिला, और बड़ी वैल्यू यानी 1 पुट करने पे 1/2 यानी लोअर बाउंड मिला। यानी जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 1। अब वही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है। क्या करनी है, पहले तो वैल्यूज पुट करो, एफ ऑफ 0 1 है, एफ ऑफ 1
क्या है 1/2 है, एफ ऑफ सी की वैल्यू ये है। अब जो चीज़ आपको प्रूव करनी है वो देखो, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है π/2, तो π/2 को यहाँ से हटा दो, दोनों साइड ले जाके उसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/π, यहाँ क्या आ जाएगा 1/π। फिर इसने क्या किया, 2/π क्या था बड़ा था, 1/π क्या था छोटा था, इसने उल्टा कर दिया, इस चीज़ को यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ लिख दिया और ये साइन भी फिर चेंज हो गए, है ना। तो जस्ट इसको उल्टा ही लिखा है क्योंकि हमें प्रूव वैसे करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2/π आएगा, यहाँ 1/π आएगा, फिर इसने इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, साइन चेंज कर दिया। 6th एग्जाम्पल देखो, देखो ये चीज़ तो बहुत ईजी है। एफ जी बिलोंग्स टू आर एक्स, इसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी ये रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस के सेट में बिलोंग करते हैं एफ और जी, यानी एफ और जी दोनों के दोनों क्या हैं, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं इस इंटरवल के ऊपर। आपको ये प्रूव करना है कि ए से बी तक का इंटीग्रेशन एफ स्क्वायर का प्लस ए से बी तक का इंटीग्रेशन जी स्क्वायर का, इनका एडिशन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2a से b एफ जी डी एक्स के। अब दोनों ही इंटीग्रेबल हैं, ये हमें यहाँ से पता चला। अगर दोनों इंटीग्रेबल हैं तो हमें पता है जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, दो इंटीग्रेबल फंक्शंस की वो इंटीग्रेबल होती ही होती है। सो f प्लस माइनस जी बिलोंग्स टू आर एक्स। अब इनका स्क्वायर ले लो, ये इसमें है तो इसका स्क्वायर भी इसमें होगा, यानी वो भी रिमान इंटीग्रेबल होगा। अब आपने क्या किया, अगर f ग्रेटर देन 0 है तो उसका इंटीग्रेशन भी ग्रेटर देन 0 ही होगा ना, तो वही बात इसने यहाँ पे कही। अब ये यहाँ पे क्या है, f प्लस जी का भी स्क्वायर है, f माइनस जी का भी स्क्वायर है, और कोई भी स्क्वायर वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये नॉन नेगेटिव वैल्यू है, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी f प्लस जी का स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और f माइनस जी का स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो तभी इसने कहा a से b f माइनस जी का स्क्वायर, प्लस वाली चीज़ को इसने हटा दिया, ये दो बाद में करेंगे, हम अलग अलग से करेंगे। देखो पहले माइनस वाले के लिए फिर प्लस वाले के लिए, यानी माइनस वाले का इंटीग्रेशन भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और प्लस वाले का इंटीग्रेशन भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको उसने सॉल्व कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac ab, ये चीज़ आ गई। फिर इसने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन माइनस में इसका इंटीग्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ माइनस का था, इसको उधर प्लस में ले गया, तो यहाँ तो बचा इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन। सिमिलरली आप प्लस वाले के लिए निकालोगे तो ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी -2, सिर्फ यहाँ प्लस है या माइनस है और कोई भी चेंज नहीं है इसमें और इसमें। अब ये वैल्यू क्या है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू से भी बड़ी है और इसके नेगेटिव से भी बड़ी है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके मॉडुलस से बड़ी होगी ना, और मॉडुलस हम अंदर लगाएं या फिर फंक्शन पे लगाएं सेम ही बात है, तो हम कहेंगे ये चीज़ जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू ए से बी मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जी डी एक्स। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है ना, उसे ये कह देंगे। 7th क्वेश्चन देखो, 7th एग्जाम्पल, हमें ये चीज़ कंप्यूट करनी है वेयर दिस स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स का मतलब क्या होता है, यानी अगर आप किसी भी वैल्यू पे अगर आप ये लगा देते हो उसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। तो हर जगह नहीं, लेकिन इस जगह जैसे इसकी इसने स्पेसिफाई किया हुआ है तो यहाँ पे हम ऐसे ही निकाल लेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, यानी इसका आंसर एक इंटीजर आएगा और वो बड़े से बड़ा इंटीजर होना चाहिए लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बड़े से बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा है वो कौन है, 1, क्योंकि 1 के बाद अगर हम 2 लेते हैं तो 2 तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे बड़े से बड़ा इंटीजर जो इससे जस्ट छोटा है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। सो 4.1 के लिए भी 4 लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, लेकिन 5 लेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए आंसर इज़ 4। ऐसे ही 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 5, ऐसा इंटीजर जो बड़े से बड़ा है लेकिन इससे बड़ा नहीं है तो 5, ऐसे ही इसका आ जाएगा 1। आई होप आपको ये समझ आ गया हम कैसे निकालते हैं। तो वही इसने कहा है कि अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में x की हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, यानी बड़े से बड़ा ऐसा इंटीजर
जो इससे बड़ा ना हो। इससे बड़ा अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 तो x की वैल्यू से बड़ा हो जाएगा ना। इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, आप 0.5 ले लो, तो 0.5 के ऊपर जब आप फंक्शन लगाओगे तो आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 तो 0.5 से बड़ा हो गया। तो इसमें इस इंटरवल में से कोई भी अगर आप वैल्यू लेते हो तो उसका ये फंक्शन लगाने पे वैल्यू आएगी 0। इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। ध्यान रखना इक्वल टू इसने नहीं लगाया है। अगर इसने इक्वल टू लगाया होता तो इसका आंसर, जैसे यहाँ पे इक्वल होता तो यहाँ इसका आंसर 1 आता, ठीक है। ऐसा इक्वल लगाया होता तो इसका आंसर 2 आता, लेकिन इक्वल नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखना। और जब x 5 हो जाता है तो उसका आंसर 5 ही आएगा। अब देखो बाउंडेड तो है, ऑब्वियसली इसकी सिर्फ यही वैल्यूज आ रही हैं तो बाउंडेड है। और डिसकंटिन्यूस है। अब आपको पता है कोई भी फंक्शन जो इस टाइप से डिफाइंड है जहाँ पे ब्रेक आ रहा है किसी भी पॉइंट के ऊपर, 1 पे ब्रेक आया, 2 पे ब्रेक आया, 3 पे ब्रेक आया, 4 पे ब्रेक आया एंड 5 पे ब्रेक आया, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हो जाएंगे ये, ठीक है। कौन कौन? 1, 2, 3 एंड 4 क्या है ये? डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं। अब 5 को तो हम लेंगे नहीं ना, क्योंकि 5 तो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है। तो ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली 5 पे तो ब्रेक हो ही जाएगी। इसके बीच की हम बात करते हैं तो इसके बीच तो सिर्फ 1, 2, 3 एंड 4 4 पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी के। अब आपको पता है कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल होने के लिए हमने 3 थ्योरम की थी। पहली, अगर वो फंक्शन हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। दूसरा, चलो ठीक है वो किसी भी अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है हर पॉइंट पे, लेकिन अगर उसके फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाते हैं तो वो इंटीग्रेबल हो जाता है। और तीसरा क्या था कि अगर ऐसा भी नहीं है तो उसके जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स का सेट बनेगा उसके फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स आ जाएं तो वो फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाता था। तो यहाँ तो सेकंड थ्योरम से ही हो जाएगा, उसके फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं तो एफ इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेशन निकाल दो। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, 0 से 5 लिमिट है, तो फिर आप क्या करोगे? 0 से 5 को ब्रेक कर दो। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब 0 से 1 के बीच में जब वैल्यू है तो उसका फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। 1 से 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 ऐसे आ जाएगा। फिर आपने इनका इंटीग्रेशन कर देना है। इसका तो 0 ही हो गया, इसका आ जाएगा x, 1 लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट, ऐसे ही। ये वाली चीज़ ये सिंपल ब्रैकेट है, ये फंक्शन नहीं है। ये तो जैसे हम सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं वो चीज़ है। तो ये हो जाएगा 2 - 1 1, ये हो जाएगा 3 - 2 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, ये 1 × 3 एंड 1 × 4, तो 10 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखो 8th भी बिल्कुल बहुत सिमिलर है 7 के। ये वही फंक्शन है, मॉडुलस ऑफ एक्स नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं हम इसको। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये वही चीज़ है जैसे हम ऊपर डिफाइन की थी। अब फंक्शन ये है तो इसके फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएंगे, -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। हम देख के ही बता सकते हैं। 0 और 5 है तो पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के कौन आएंगे? इनके बीच वाले जितने भी इंटीजर्स हैं कौन कौन से आएंगे? 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर है, ठीक है। और 0 और 5 भी आप ले सकते हो, क्योंकि ब्रेक तो देखो वहाँ भी हो रहा है ना, वो चाहे 0 5 को लो ना भी लो, लेकिन जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं वो तो फाइनाइट ही आएंगे ना, वैसे भी इनफाइनाइट तो हो नहीं जाएंगे 2 को ऐड करने के बाद। ऐसे ही इसमें इसने कहा कि -1, 0 और 1 ये क्या है? डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फंक्शन है ना वो ब्रेक हो रहा है। तो फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के होने की वजह से ये फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा इस इंटरवल पे। फिर हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ वैल्यूज़ निकाली थी वैसे हम यहाँ पे वैल्यूज़ निकालते हैं। जब इसके और इसके बीच में वैल्यू है तो ध्यान देना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? -1, छोटे वाला आएगा ना, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x, सो दिस -x क्या है यहाँ पे? -1 और 0 के बीच में, सो x रखेंगे। f(x) क्या हो जाएगा? 0 - x यानी -x, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे 1 -x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो x की हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस थी, इसीलिए हम x की वैल्यू नहीं रख पा रहे थे। यहाँ पे x सिर्फ एक ही है तो इसकी भी वैल्यू रख देते हैं 0। यानी ये फंक्शन की हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। इस इंटरवल में ये वैल्यू आएगी, इस इंटरवल में इसकी ये वैल्यू आएगी, और x = 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू होगी 0। अब आपको पता है हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको स्प्लिट कर देंगे -1 से 0 और 0 से 1। सो -1 से 0 फंक्शन की वैल्यू ये रख देंगे, 0 से 1 फंक्शन की वैल्यू ये रख देंगे। फिर तो हमने जस्ट इंटीग्रेशन किया है और सॉल्व कर दिया है, आंसर आ गया -1।
नाइन्थ एग्जाम्पल देखो। नाइन्थ एग्जाम्पल में इसने जस्ट कुछ ना कुछ करके इसको रीअरेंज करके और ये बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, ये चीज़ है 1 और ये टर्म। अब हम क्या करते हैं, इसमें से सबसे पहले इसने -x² कॉमन ले लिया तो सिर्फ बचा 1 -x बचा। अब x की वैल्यू देखो 0-1 इंटरवल से आ रही है, सो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1। अब इस इंटरवल के अंदर जो 4 -x² + x³ की वैल्यू है, ये 4 -x² और <= 4 इनके बीच में ही होगी, क्योंकि ध्यान दो 4 -x² और ये है 4 की वैल्यू। बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को। 4 जो है वो सबसे बड़ा होगा। 4 में से कुछ x² अगर हमने माइनस कर दिया तो वो छोटा हो जाएगा, ये तो हमें पता है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान से समझना, अगर हम 4 -x² में ऐड कर देते हैं x³, अब x क्या है 0 और 1 इंटरवल के बीच का है, मान लो आपने मान लिया 1/2 मान लिया। सो x अगर 1/2 है तो उसका क्यूब क्या होगा 1/8, वो उससे भी छोटा होगा, है ना। यानी वैसे भी आप देख सकते हो 4 है उसमें से आपने कुछ माइनस करा तो 4 - x³ हो जाएगा, यानी 4 से वो चीज़ छोटी हो जाएगी। लेकिन इसमें मैंने ज़रा सा कुछ x³ अगर ऐड कर दिया तो इससे तो वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना, ठीक है। सो दिस इज <= दिस इज <= 4। अब इसने क्या किया, अब इसने बिल्कुल सिंपल सी बात है, रूट ले लिया तीनों की तीनों साइड। तो जब रूट लिया तो ये हो गया 4 - x² का रूट, ये हो गया इसका रूट, ये हो गया 2। अब किसी भी चीज़ का रूट है और x कहाँ से आ रहा है 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। यानी क्या रूट के नीचे कभी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है जब x हम 0 1 से ले रहे हैं, कभी भी नहीं आ सकती। सो ये वैल्यू 0 से बड़ी है। अब देखो, अब इसने क्या किया 1/2 इसने रिवर्स ले लिया, हर साइड उल्टा कर दिया, इन्वर्स कर दिया साइड्स को। तो ये हो गया 1/√4 - x², ये हो गया 1/√4 - x² + x³, ये हो गया 1/2। अब इन्वर्स करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सो क्या होगा, ये चीज़ <= थी लेकिन ये चीज़ अब <= हो जाएगी। ये तो बीच में था ही था, ये 1 जब ये आया ना तो हमने f ऑफ x की वैल्यू रख दी। ये चीज़ <= थी लेकिन ये चीज़ अब <= हो जाएगी 1/2 करने पे, ठीक है ना। अब देखो इसने जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं किया, इस चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ <= थी ना यहाँ पे, तो ये <= हो जाएगी। सॉरी मैंने शायद पिछली बार उल्टा बोल दिया था। इसकी तरफ कौन सा साइन है, ये वाला है ना, तो ये वैल्यू बड़ी थी लेकिन 1/2 करने पे ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी 1/2 छोटा हो जाएगा। बीच में f ऑफ x है, ये वैल्यू क्या थी, लेस थी, लेकिन अब ये ग्रेटर हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई ना। अब f ऑफ x का आपने इंटीग्रेशन लेना है 0 से 1, तो तीनों साइड 0 से 1 तक आप इंटीग्रेशन ले लो। अब तो आपको जस्ट इसको सोल्व करना है। सो ये चीज़ क्या हो जाएगी 1/2, ये क्या होता है 1/a² - x² का रूट क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, साइन इनवर्स x/a, ठीक है। उसके बाद फिर इसने क्या किया, वैल्यूज पुट की, साइन इनवर्स 1/2 π/6 होता है, साइन 0 पुट किया वो 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1/2 और इसके बीच में आ गई। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ये वाली, और उसके साथ ही चैप्टर 1 हमारा बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में कहीं भी कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।